आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज 26 जनवरी 2024 है और आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरे उत्साह के साथ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और उसी दिन से हर वर्ष हम लोग उस संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कैसे हुआ, क्यों हुआ। यह बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया और लागू करने के पीछे क्या कारण रहा। और जब लागू किया गया जिस दिन से, यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया, उस दिन से हमारा देश एक गणराज्य बन गया। और इसीलिए हम लोग हर वर्ष संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में और गणराज्य बनने के, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणराज्य देश बन गया है। तो इस वीडियो में दो हिस्से में हम लोग देखेंगे कि पहला कि यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे क्या कारण रहा, और दूसरे साइड हम ये देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से देश हमारा गणराज्य बन गया, तो ये गणराज्य क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। गणराज्य की क्या विशेषताएं होती हैं, आखिर भारत एक गणराज्य क्यों है, कैसे है, ये हम लोग जानेंगे इस दूसरे पक्ष में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, इस बात को जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह लागू हुआ 26 1950 ईस्वी को, इसका कारण क्या है। तो चलिए हम लोग यही देखना है कि गणतंत्र दिवस, द रिपब्लिक डे, भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 का दिन है आज। और दूसरे साइड में जानेंगे कि गणतंत्र या गणराज्य क्या होता है। देखिए हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से, साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन क्या था, तो भारत के लोग लगातार अंग्रेज सरकार से सुधार की मांग कर रहे थे और संविधान की मांग कर रहे थे। तो पहले से तो चला रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने से ही, मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ पे एक अधिनियम आना शुरू हुआ था। और वैसे करते करते 1919 ईस्वी का अधिनियम भी आया था, जिसके आधार पर देश का शासन चलता था अंग्रेज़ों के समय में। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम में ये बात कही गई थी कि जब 10 वर्ष हो जाएगा इस अधिनियम के लागू हुए, तो 10 वर्षों के पश्चात इस अधिनियम का, यानी इस 10 साल के शासन का क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर, उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद एक नया अधिनियम बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से इंग्लैंड में साइमन आयोग, यानी एक साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। किस लिए नियुक्त किया, समझ गए आप। 1919 के अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा देश पर, उसकी जांच करने आनी थी इस टीम को, इस कमीशन को। तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में, और उन्हें भारत आना था। 1919 के अधिनियमों की जांच के संदर्भ में ये 7 सदस्यीय आयोग बनी थी इंग्लैंड में। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसके अन्य सदस्य थे, ये 7 सदस्य थे अध्यक्ष लगा करके। 7 सदस्यों में अन्य सदस्य थे क्लीमेंट एटली साहब, जो आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, मिस्टर बाथम, एडवर्ड कैंडेगन, बेरनॉन हॉटसन, जॉर्ज लेन फॉक्स, स्ट्रैथकोना, ये 7 सदस्यीय साइमन आयोग थे। आप ये भी जान गए कि साइमन आयोग का काम क्या था। तो 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष के बाद एक आयोग बनाने थे, बने, लेकिन ये संजोग से 2 वर्ष पहले ही बन गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी देश की जिसकी वजह से 2 वर्ष पहले ही इस तरह के आयोग का गठन हो गया, जिसे 1919 के अधिनियम की जांच करके रिपोर्ट देनी थी, जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार भारत के संदर्भ में नया अधिनियम बनाती। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारत में इसका जगह जगह विरोध किया गया। भारतीयों का कहना था कि इसमें जब एक भी भारतीय नहीं है, तो भारत में जो अधिनियम लागू हुआ है 1919 में, उस अधिनियम की जांच के लिए जब इसमें एक भी सदस्य भारत के हैं ही नहीं, तो यहाँ की परिस्थिति को कैसे समझेंगे, वो अच्छा नहीं है ये। तो इसलिए 27 दिसंबर 1927 को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत पहुंचा था, मुंबई में पहुंचा था
आयोग जहां भी गया साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आप समझ गए कि साइमन आयोग का विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब समझिए यहाँ पे जब साइमन आयोग का विरोध हो रहा था या विरोध की खबरें चल रही थी देश में खूब, तो उस समय जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने भारतीयों के इस तरह से विरोध को देखते हुए झल्ला करके कहा था, चुनौती दिया था कि चलो तुम लोग विरोध कर रहे हो, नए संविधान का खाका यानी नए अधिनियम बनाने हम प्रयास कर रहे हैं, तो तुम लोग विरोध कर रहे हो उस आयोग का। और झल्ला कर उन्होंने भारतीयों को कहा था कि तुम लोग एक ऐसा खुद संविधान बना लो जो तुम्हारे देश के सभी समुदाय और सभी वर्गों को वो मंजूर हो, तो उसी से देश चलने लगेगा, उसी को हम लागू कर देंगे। ऐसा चुनौती दिया था लॉर्ड बर्केनहेड ने, जिसे लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव थे वो। तो भारत के राष्ट्रीय नेताओं को चुनौती दिया कि ऐसा संविधान बनाने की चुनौती जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को स्वीकार हो। झल्ला करके कहा था कि तुम लोग संविधान बनाने दे नहीं रहे हो, हम साइमन आयोग भेजे हैं, रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर नया अधिनियम बनाएगा, संविधान बनेगा जो देश चलेगा, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हो, तो खुद एक संविधान ऐसा बनाओ जो आप ही लोगों के सारे समुदाय और वर्गों को वो मंजूर हो, तो उसे हम लागू कर देंगे। ठीक है। चुनौती स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने एक मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका नाम है नेहरू समिति। ये 10 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया कि हम संविधान ऐसा बनाएंगे जो भारत के सभी लोगों को और समुदायों को मंजूर होगा। चलिए, चुनौती स्वीकार करते हुए ये किए काम। नेहरू समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये नेहरू समिति जो 10 सदस्य थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इस समिति ने अपनी सिफारिश दी। सिफारिश में क्या कही तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। जो सिफारिश दी अपनी 28 अगस्त 1928 ईस्वी को, कब दिया सिफारिश? 28 अगस्त 1928 ईस्वी को इस समिति ने अपनी सिफारिश दी। 28 अगस्त 1928 को इस समिति ने, नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें थी यहाँ पे हम समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें थी। यहाँ जिस टॉपिक को हम उठाएं उसके हिसाब से समझना है। जो प्रमुख बातें थी कि भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत को पूरी तरह से आज़ादी नहीं करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता नहीं देंगे इसको हम, मतलब आज़ाद तो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन मालिक हम खुद रहेंगे उस समय। तो इसी व्यवस्था को कहते हैं डोमिनियन स्टेट का अधिराज्य। दूसरा बात कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। तो चूंकि भारत को उस समय आज़ादी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, पूर्ण आज़ादी, इसलिए इस समिति ने ये ऐसा प्रस्ताव रखा था संविधान में अपने रिपोर्ट में कि भारत को अंग्रेजों से मिल जाए, कम से कम डोमिनियन स्टेट उस समय मिल जाए। उस समय के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इसलिए नेहरू समिति ने इस अपने रिपोर्ट में मांग किया अंग्रेज सरकार से कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे देशों को अंग्रेजों ने उस समय तक जो उनके अधीन थे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया था। यानी अंदर में स्वशासन वहाँ के देश के लोग कर लिए थे, लेकिन मालिक अभी भी अंग्रेजी था। तो उसी तरह का दर्जा भारत के लोग, यानी ये नेहरू रिपोर्ट मांग किए थे अंग्रेज सरकार से कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए। और दूसरा कहा कि 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आप शुरू किए हैं, मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली, उसको समाप्त कर दीजिए और उसके जगह पर फिर से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दीजिए। ये 2 डिमांड महत्वपूर्ण थी। अब समझ सकते हैं, चूंकि बर्केनहेड ने चुनौती भी इसलिए दी थी कि भाई ये लोग के तो अपने एकता नहीं है, मुस्लिम लीग अलग रखता है और कांग्रेस पार्टी में बनती नहीं है, तो ये लोग संविधान ऐसा बनाएंगे तो अपने अपने हिसाब से बनाना चाहेंगे, तो ऐसा बनेगा संविधान जो ये लोग खुद स्वीकार नहीं कर पाएगा, एक ने लोग इससे रूठे रहेंगे तो ये लागू कभी हो ही नहीं पाएगा। वो तो बर्केनहेड चाहता था, ऐसा ही जानता था वो, इस बात को एहसास था उसको, और यही हुआ। देखिए, ये जो 2 बातें हुई कि भारत को अधिराज्य बनाया जाएगा, इस पर आगे चल के हम बात करते हैं कि इसका क्या असर हुआ, इस रिपोर्ट की क्या हालत हुई। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके जब सामान्य निर्वाचन प्रणाली यानी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जब लाने का ये सिफारिश दिया इस रिपोर्ट में, तो क्या हुआ आगे सो देखते हैं हम लोग। देखिए, मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार कर दिया, इस रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग ने, और उसने इस आधार पर बहिष्कार किया कि भाई इस रिपोर्ट में तो कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लाया जाए, तो ये हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए इतना मेहनत करके हमारे नेता, इस पार्टी यानी मुस्लिम लीग के नेता ने 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू करवाया था, और ये रिपोर्ट कह रहा है कि जो नया संविधान बना रहे हैं लोग, उसमें हमारे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात ही नहीं है। तो मुस्लिम लीग तो उसी समय उसको अस्वीकार कर दिया। अब कांग्रेस में क्या हुआ इस रिपोर्ट पर? कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो लोग चाहते थे कि ये रिपोर्ट पर ही आगे बढ़े देश, लेकिन युवा वर्ग के नेता, यानी उस समय जो युवा थे, चूँकि इस रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो तो मोतीलाल नेहरू थे, और उनके जो लड़के थे
जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, जो तो ये लोग युवा थे उस समय, एकदम नौजवान थे इन लोग। तो इन लोगों ने ये डोमिनियन स्टेट वाला जो प्रस्ताव था उससे इन लोग गुस्सा दिखाया, कहा कि डोमिनियन स्टेट हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना। और इसीलिए बुजुर्ग लोग इनकी बात को उस समय नहीं माने और इन लोगों ने इसीलिए गुस्सा होकर के कि भाई डोमिनियन स्टेट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और इसलिए इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उस समय, यानी कि कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं के विरोध में। देखिए क्या होता है फिर। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1928 ईस्वी में। इसी बात को लेकर के नेहरू रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई उसमें क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट को कलकत्ता मुस्लिम लीग तो अस्वीकार कर दिया, आप लोग जान ही गए। कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ हलचल वो देख रहे हैं हम। युवा वर्ग ने शुरू से ही इस रिपोर्ट को कहा कि ये ठीक नहीं है, डोमिनियन स्टेट अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 जो हुआ उसमें क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस का युवा नेतृत्व जो है असंतोष दिखाया और कहा कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया जाए, हम डोमिनियन स्टेट के पक्ष में नहीं हैं। देख रहे हैं ना, युवा वर्ग गुस्से हो रहे हैं डोमिनियन स्टेट के दर्जा से। नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस का भी एक युवा वर्ग जो है विरोध कर रहा है डोमिनियन स्टेट का, और मुस्लिम लीग तो पहले ही विरोध कर दिया है कि संवैधानिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दीजिएगा, तो हम पसंद नहीं करेंगे इस रिपोर्ट को, इस संविधान को हम मानवे नहीं करेंगे, हमको चाहिए संवैधानिक निर्वाचन प्रणाली बना रहे, हमको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली नहीं चाहिए। तो ये चीज़ समझ गया। तो कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन युवा वर्ग असंतोष व्यक्त कर रहा था। तो फिर देखिए क्या होता है, युवा वर्ग, देखिए महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू जैसे नेता ने कहा, जो बुजुर्ग लोग थे, कि डोमिनियन स्टेट की मांग हम काफ़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी मिल जाए कम से कम, इसलिए ब्रिटिश सरकार को कम से कम इसके लिए 2 वर्ष का मौका दीजिए ताकि ब्रिटिश सरकार भारत में डोमिनियन स्टेट लागू कर दे और हमको उसका दर्जा मिल जाए। उन लोग समझते थे कि बहुत ये परेशानी से तो हम इसको प्रस्ताव तैयार किए हैं, अंग्रेजों के सामने रखनी है, तो क्यों इसको हम मौका देते हैं ब्रिटिश सरकार को 2 साल का मौका, 2 साल में इनको देना है डोमिनियन स्टेट। तो युवा वर्ग और गुस्सा रहा था कि आप मौका दे रहे हैं 2 साल का। तो युवा वर्ग के दबाव पर एक तो युवा वर्ग कह रहा था कि इसको मानेंगे ही नहीं, तो गांधी जी और मोतीलाल नेहरू कहा कि नहीं चलो 2 वर्ष देखते हैं, अंग्रेज सरकार को 2 वर्ष में दे देगा, समय दो थोड़ा, भारत ये ब्रिटिश सरकार को समय देना चाहिए। तो 2 वर्ष का समय देने के पक्ष में थे बड़े नेता लोग, बुजुर्ग लोग। लेकिन युवा वर्ग जो दबाव डाल रहा था, एक तो युवा वर्ग अब जान गया कि विरोध कर रहा था इस रिपोर्ट का, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की बात थी। फिर भी माने, समझाने बुझाने पर जब माने तो इन्होंने दबाव डाला कि भाई 2 वर्ष का मौका हम नहीं देंगे अंग्रेज सरकार को इसको लागू करने के लिए, 1 वर्ष का मौका दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि युवा नेतृत्व के दबाव पर ब्रिटिश सरकार को दी गई जो मोहलत थी 2 वर्ष की, उसे क्या कर दिया गया, 1 वर्ष कर दी गई। समझ गए। अब देखिए, इस प्रकार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट्स पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करेगी। यानी युवा वर्ग के जो गुस्सा से, दबाव से, जो 2 वर्ष का समय देना चाहते थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, उसे 1 वर्ष किया गया। और इस अधिवेशन में 1928 के अधिवेशन में यह पूरी तरह से प्रस्ताव में कहा गया कि इस प्रकार कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1928 में कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया तो हम क्या करेंगे कि हम पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित कर देंगे, बल्कि इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेंगे। ये प्रस्ताव पारित किया गया। शुरू नहीं हुआ, अभी लक्ष्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि 1 साल के अंदर में अगर डोमिनियन स्टेट वाला प्रावधान अगर नहीं देगी ना, तब हम पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित कर देंगे, और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य जो घोषित करेंगे उसको प्राप्ति के लिए हम एक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हम शुरू कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ। इस पर लॉर्ड इरविन ने क्या कहा, देखिए उधर घटना थी ना, आपको देख रहे हैं कि इधर घटना थी, अब देख रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या घटना हुआ। तो अब क्या हुआ सो देखिए। अब हुआ कि 31 अक्टूबर का डेट आया 1929 ईस्वी, चूँकि ये दिसंबर 1928 में ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 1 साल का समय दिया था। लेकिन जब 1 साल बीतने को होने था तो क्या आता है जवाब अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड इरविन घोषणा करते हैं 31 अक्टूबर 1929 को। देखिए साल भर पूरने वाला है,
तो ये लोग तो साल भर का समय दिए थे, लेकिन साल भर से 2-3 महीना पहले क्या हो रहा है खेल देखिए। 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब देखिए, चूंकि साइमन कमीशन भी तो भारत में वो काम कर रही थी ना, तो लॉर्ड इरविन ने कहा क्या कि लॉर्ड इरविन ने क्या कहा 1929 ईस्वी में 31 अक्टूबर को कि जैसे ही साइमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी ना, तब जा कर के हम इस तरह का कदम आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए कि डोमिनियन स्टेट पर क्या करना है उसके लिए हम गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। उसमें फैसला होगा कि डोमिनियन स्टेट आपको कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये चीज़ होना है। यानी देख रहे हैं कैसे अंग्रेज पीछा हट रहे हैं, डोमिनियन स्टेट भी नहीं देना चाह रहे थे। देख रहे हैं, खुल के कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साइमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी ना, तब जा करके हम इसको लागू करेंगे। बाद में साइमन आयोग की रिपोर्ट आती है, फिर भी ये लोग ये करते रहते हैं। तो अब देखिए, इस पर देखिए दिल्ली घोषणा पत्र, जब लॉर्ड इरविन ने जब 1 साल पूरा होने वाला था, तो लोग ये इस तरह से ना मतलब कि हट के बयान दे रहे थे कि हम जब साइमन आयोग का रिपोर्ट आएगा तब हम इस पर आगे काम करेंगे, और इसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे, उसमें चर्चा किया जाएगा डोमिनियन स्टेट के बारे में कि क्या किया जाए। इस पर दिल्ली के जो राष्ट्रीय नेता थे, दिल्ली में जो रहते थे राष्ट्रीय नेता, उसने सभी देश के भर के नेताओं को बुलाया और उन लोगों ने एक मीटिंग की, और उसी मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किया अंग्रेजों के सामने लॉर्ड इरविन की घोषणा के बाद, वो क्या हुआ देखिए, उसे बोलते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। तो दिल्ली घोषणा पत्र जो हुआ वो 2 नवंबर 1929 को हुआ। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, इसमें क्या किया गया दिल्ली घोषणा पत्र में, यानी लॉर्ड इरविन की घोषणा में कि हम गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे साइमन आयोग की रिपोर्ट के बाद, तब देंगे हम ये सब चीज़ पर चर्चा करेंगे। इस पर गुस्सा होकर राष्ट्रीय नेता ने क्या किया कि 2 नवंबर 1929 ईस्वी को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श नहीं होगा कि किस समय डोमिनियन स्टेट दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनानी होगी। यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र में राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि गोलमेज सम्मेलन बुलाइएगा तो ठीक है, और उस समय भी यही बात कही कि कब लागू करेंगे, क्या उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जब गोलमेज सम्मेलन बुलाइएगा तो उसमें साफ साफ होने चाहिए कि इसकी योजना क्या होगी, यानी लागू कर देनी है, उसकी योजना बतानी है कि कैसे लागू करनी है। ये फिर नहीं बताइएगा कि कब कैसे ये कब लागू करेंगे, ये सब नहीं, आपको लागू करना है और योजना बतानी है गोलमेज सम्मेलन में कि इसे कैसे लागू करनी है, योजना बतानी है आपको। ये नहीं कि अब गोलमेज सम्मेलन भी कहिएगा कि हम कब लागू करेंगे, समय बताएंगे, ये सब नहीं चलेगा। आपको गोलमेज सम्मेलन जब बुलाइएगा तो आपको क्या करना होगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना होगा और उसकी योजना बतानी होगी कैसे देना हो, कब नहीं कैसे देना, वो देना होगा। और ये जो दिल्ली घोषणा पत्र में जो अपना इच्छा जाहिर की है यहाँ के नेताओं ने, उसके विरोध में लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। यानी कि गोलमेज सम्मेलन में जो डोमिनियन स्टेट देने की बात इन लोगों ने दिल्ली घोषणा पत्र में कहा, उसको अस्वीकार कर दिया लॉर्ड इरविन ने 23 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, अब आ जाइए, अब जैसे ही 23 दिसंबर 1929 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के रवैये से पता चल रहा है कि ये डोमिनियन स्टेट भी नहीं देने वाले हैं, तब जाके क्या हुआ देखिए, और लगे हाथ 29 दिसंबर से लाहौर में हमारा कांग्रेस पार्टी का अपने देश की जो उस समय पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन बुलाया गया। 29 से 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रमुख बातें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया और इसका प्रस्ताव पारित किया। चूँकि एक वर्ष खत्म हो गया था, दिसंबर 1928 में एक वर्ष का मौका दिया था, और दिसंबर 1929 आ गया, एक वर्ष में इंग्लैंड सरकार ने कुछ भी नहीं किया कि डोमिनियन स्टेट देंगे कि नहीं देंगे, कुछ चर्चा ही नहीं करना चाह रहा, देने के पक्ष में नहीं था। इसलिए 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहल पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे। और इस तरीके से लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस पार्टी का हुआ 1929 ईस्वी में, उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और इसका प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी को इसके साथ क्या किया कि गांधी जी को जो यानी कहा गया था ना कि पूर्ण स्वराज घोषणा भी कर देंगे, हम इसके लिए आंदोलन भी चलाएंगे, तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा किया गया उसके लिए क्या किया, गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया। यानी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के जो आंदोलन चलेगा, स्वाधीनता आंदोलन, उसके लिए गांधी जी को नेतृत्व हम सौंप रहे हैं। इस सम्मेलन में कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा करबंदी आंदोलन भी शुरू करने का प्रस्तावित किया। यानी ये जो अपने जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा, और अब से जो भी स्वतंत्रता आंदोलन होगा उसके नेता होंगे महात्मा गांधी जी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया 1919 के लाहौर अधिवेशन में। अब देखिए, इस प्रकार लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करते हुए इस अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज का जो लक्ष्य था नेहरू रिपोर्ट में, उसको निरस्त करते हुए
यह कहा गया कि इसकी अवधि समाप्त हो गई, यानी डोमिनियन स्टेट का जो देना था अंग्रेजों को, हम मौका दिए थे 1 साल का, उसका समय समाप्त हो गया है, इसलिए इसको निरस्त कर दीजिए और इसके स्थान पर पूर्ण स्वाधीनता ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होगा। पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। अब डोमिनियन स्टेट का समय तो समाप्त हो गया, अगर देता 1 साल में तो हम लोग उससे संतुष्ट होते, लेकिन अब तो वो भी देने के मूड में नहीं है, तो हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस तरह से नोट में देखिए यहाँ पे कि 26 जनवरी क्या हुआ कि इसी स्वाधीनता जो ही एकमात्र लक्ष्य होगा, इसी दिन क्या किया गया 1930 को ये जो अधिवेशन हो रहा था 1929 में एक संकल्प व्यक्त किया गया कि भाई 26 जनवरी जो आगे आ गया, यानी 31 दिसंबर को तो ये अधिवेशन समाप्त हुआ था 1929 ईस्वी में। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम लोग जो आंदोलन स्वाधीनता चलाएंगे उसके लिए 26 जनवरी जो आगे आने वाला है, यानी 1930 ईस्वी को पूरे देश में हम लोग प्रथम स्वाधीनता संग्राम मनाएंगे। यानी कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, यानी स्वाधीनता के लिए, पूर्ण स्वराज्य के लिए, एक मोटिवेशन के लिए हम 26 जनवरी को पूरे देश में हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ताकि हमारे देश के सभी जो आंदोलनरत हैं लोग वो उससे मोटिवेशन लेंगे और हर साल हम 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे और उस दिन को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ताकि हम जल्दी से आज़ादी प्राप्त कर ले इस प्रेरणा के साथ। और इसलिए इस अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाने का भी संकल्प व्यक्त किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में देखिए प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और यहीं से प्रत्येक वर्ष उसी समय से 1930 ईस्वी से ही प्रत्येक वर्ष पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुई और जो आज़ादी वाले वर्ष तक भी मनाई गई 26 जनवरी को ही। जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी वाला वर्ष कौन हुआ 1947 ईस्वी। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी से जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी वो हर साल मनाया जाता आ रहा था। और 1947 में भी जो 26 जनवरी आया था उस दिन भी हम लोग मनाए थे पूर्ण स्वाधीनता दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन संजोग देखिए कि देश तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को ही। तो इस आधार पर जब 26 जनवरी को मना लिया गया था 1947 में, तो देश तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। तो अब क्या होगा, जब देश आज़ाद हो गया हर 15 अगस्त को, तो अब हर वर्ष तो 15 अगस्त को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ये तो फिक्स हो जाएगा ना। तो 26 जनवरी का दिन अब 1948 से जो मनाया जाता रहा था शुरू से 1948 में नहीं मनाया गया, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। तो अब हर साल तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को ना। तो यहाँ से शुरू हो गया हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ 26 जनवरी का जो डेट था वो 1948 से ही महत्वहीन हो गया था। उस दिन कुछ नहीं हो रहा था। अब चलिए, अब इसी तरह से संविधान निर्माण का कार्य जब पूरा हुआ, यानी संविधान जब हमारा बनना शुरू हुआ था 1946 में 9 दिसंबर से शुरू हुआ था अधिवेशन पहला। उसके बाद जब संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उस दिन इसे पूरी तरह से पारित कर दिया गया और लागू करने की बात चल रही थी कि लागू कर देना है। लेकिन उसी समय कुछ सदस्यों ने यह मतलब कि अपना विचार प्रकट किया कि आज मत इसे लागू किया जाए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था पूरी तरह, इसे उस दिन पारित भी कर दिया गया था, है ना। अब प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें व्यक्त किया गया है, इसे पारित भी किया गया, अंगीकृत भी किया गया, अपना भी ले गया, स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। क्योंकि उस दिन कुछ सदस्यों ने कहा कि याद कीजिए हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं और चूँकि आज़ाद हो गया हमारा देश 15 अगस्त को, तो अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को ही हर वर्ष। लेकिन हम लोग मनाते तो आ रहे थे 26 जनवरी को हर साल। तो एक काम कीजिए, तो बोला लोग क्या कीजिए, तो अब जो 2 महीना रुक जाइए, संविधान लागू कीजिए 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने बाद 26 जनवरी आएगा। तो 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू कीजिएगा तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और हर वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा। तो ये जो 26 जनवरी का डेट है वो अमर हो जाएगा, यादगार बन जाएगा, जो उपेक्षित सा हो चला है।
तो इसलिए 26 जनवरी का जो डेट है उसे यादगार बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने के बाद भी, संविधान सभा में पारित होने के बाद भी, अपना लेने के बाद भी, स्वीकृत होने के बाद भी इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसीलिए हम लोग संविधान लागू होने के अवसर के आधार पर, उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस तरह से वो 26 जनवरी का डेट जो 1930 ईस्वी से शुरू हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाने के साथ ही वह डेट जो है अमर हो गया है पूरे भारत के इतिहास में और आगे भी अमर रहेगा। तो इस तरह से 26 जनवरी 1930 ईस्वी से जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उसके संकल्प को शुरुआत किया गया, प्रारंभ किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए झंडा फहराने का, उसी डेट को याद करने के लिए, उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए ही 2 महीना रुक करके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर पूरी तरह तैयार होने के बाद भी इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उसी दिन से हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और वह डेट यादगार बन चला है फ्रेंड्स। तो यही कहानी है। कोई पूछे आपसे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के लड़ाई के दौरान हम लोग उसी डेट को याद करने के लिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 2 महीने रुक करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जानकारी लगी आप सभी को, आप लोगों को अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि यहाँ से 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो हम लोगों का जो है देश का जो दर्जा है, अभी तक औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा था, ठीक ना, तो वह दर्जा समाप्त हो गया और हम लोग स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए थे 1547 को, लेकिन देश का दर्जा था डोमिनियन स्टेट का ही, औपनिवेशिक स्वराज का ही दर्जा था, चूँकि अपना संविधान लागू नहीं हुआ था अपना। और जैसे ही अपना संविधान लागू हो गया उस दिन से हम लोग प्रस्तावना देखिएगा तो पता चल जाएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक ना, शुरू में क्या था प्रस्तावना, शुरू में मूल प्रस्तावना क्या थी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। यानी कि 1950 ईस्वी को 26 जनवरी को हमारा देश बन गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य बन गया था। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लोकतंत्र समझ गए कि अब चुनी हुई सरकार जनता की सरकार बनेगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी जानते हैं कि कोई भी देश जो खुद अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, आज़ाद देश होता है, वह किसी दूसरे देश से गाइड नहीं होता है। चूँकि अभी तक हम लोग अंग्रेज से गाइड होते थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया, चूँकि उसका अपना संविधान है, वो अपने हिसाब से चलता है। अब किसी के बात को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है भारत, इसलिए बन गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी सारी प्रभुता हम भारत में ही समाहित हो गया है। अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं हैं। संविधान लागू होने के साथ ही हम बन गए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये तो 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया है, जो 2 शब्द यहाँ जोड़ा गया, एक एकता और अखंडता। उसके बाद प्रस्तावना पढ़िएगा 1976 के बाद, यानी कि 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना पढ़िएगा तो क्या होता है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन मूल संविधान में जो प्रस्तावना है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तो जान गए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है ना, लोकतंत्र समझ गए कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनेगी। और गणराज्य का मतलब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर गणराज्य का मतलब क्यों है। क्योंकि जैसे ही गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश, उसी के साथ हम लोग गणतांत्रिक देश हो गए और इसलिए हम लोग हर वर्ष मनाते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारा देश बन गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। और अभी की प्रस्तावना जो 1976 के बाद है उसके अनुसार हमारा देश है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि ये गणराज्य क्या होता है, क्योंकि हम लोग आज मनाए हैं गणतंत्र दिवस,
चूँकि हम लोग गणराज्य देश हैं, तो गणराज्य क्या है इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से, सरल भाषा में, कि गणतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, भारत गणराज्य क्यों है, और हम लोग तुलना करेंगे अमेरिका से और इंग्लैंड से कि अमेरिका की गणराज्य के संबंध में क्या स्थिति है, इंग्लैंड गणराज्य है कि नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गणराज्य वाले कंसेप्ट को और अच्छे तरह से समझेंगे, तुलना करेंगे अमेरिका के साथ और ब्रिटेन के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने परिचितों मित्रों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस तरह की अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन प्रेस करके रखेंगे, उन्हें जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो वीडियो देख लेंगे। पता नहीं कौन सा वीडियो हमारा आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो जाए और आपके जीवन में एक बदलाव ला दे और सफलता के मार्ग तक पहुंचा दे, ये आगे का समय बताएगा। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखेंगे तभी यह संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।